नमस्कार मित्रों, किस्से कहानियों में आज तक हमने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है, जिसका रिसर्च करते वक्त खुद अमेरिकी साइंटिस्ट भी डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन डर के साथ उनके मन में बहुत से सवाल भी थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ और उन्होंने उसे रियल स्टोरी का सर्टिफिकेट भी दिया। 1968 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफीपुरा गांव में सुमित्रा का एक ठाकुर और गरीब परिवार में जन्म हुआ। उसके परिवार में उसके माता पिता और वो ऐसे 3 लोग ही रहते थे। गांव छोटा था। गांव में कोई सुख सुविधा नहीं थी, बिजली, अस्पताल और रोजगार भी नहीं था। इसलिए गांव के लोग शहर में नौकरी के लिए जाते थे। सुमित्रा के पिता भी गांव के बाहर शहर में नौकरी करते थे। सुमित्रा और उसकी माँ दोनों अकेली थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की मौत हो गई। माँ के मौत होने के बाद सुमित्रा बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। उसके पिता ने उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ रखा और वो फिर शहर चले गए। सुमित्रा अकेली पड़ गई थी। माँ बाप पास नहीं थे और कोई भाई बहन भी नहीं थे। दिन बे दिन बढ़ते गए और सुमित्रा 13 साल की हो गई। सुमित्रा के लिए लड़के देखना शुरू किया। सुमित्रा बिल्कुल अनपढ़ थी। उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के एक नौजवान से कर दी गई। जगदीश भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, वो भी शहर जाकर रोजगार कमाता था। सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी। माँ के जाने के बाद सुमित्रा अकेली पड़ गई थी और शादी के बाद भी उसे वैसा ही अकेलापन महसूस होता था। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद सुमित्रा का अकेलापन जैसे खत्म ही हो गया। वो हमेशा अपने बेटे को सीने से लगा के रखती। कुछ काम भी करती तो उस वक्त थोड़ी देर दूर रखती और फिर अपने बेटे को लेकर बैठती, उसके साथ गप्पे मारती। उसे जैसे कोई नया साथी मिला था। एक दिन ऐसे ही वो पानी लाने के लिए कुएं पे गई। उस वक्त भी उसका बेटा उसके साथ था। जब वो कुएं से पानी निकालती तब अपने बेटे को बाजू में रखती और पानी और बेटे को लेकर अपने घर निकलती। उस वक्त वो घर जा रही होती है। बाकी औरतें भी, कोई पानी ला रहा था, कोई कुछ काम के सिलसिले से उस रास्ते से जा रहा था। और अचानक सुमित्रा एक जगह रुक गई। उसके हाथ से उसका पानी का बर्तन गिर गया। उसका एक हाथ आसमान की तरफ और उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई। आंखें जिसे गोल गोल घूमने लगी। दांत एक दूसरे पर घिसते हुए उसकी अलग ही आवाज आने लगी, कर कर। सब गांव वाले उसकी ये हालत देखकर उसके पास आए। सब डर गए। उसका ये भयानक रूप और आवाज सुन के बेटा भी रोने लगा। लगभग 5-10 मिनट ये दृश्य चला होगा और फिर सुमित्रा पहले जैसे हो गई। उसके हाथ नीचे गिर गए और अपने आजू बाजू इतनी भीड़ देखकर सुमित्रा चौंक जाती है और पूछने लगती है, क्या हुआ? आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? क्योंकि सुमित्रा को क्या हुआ ये कुछ याद ही नहीं था। उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा है। उसने फौरन उसे चुप कराना शुरू किया। पानी का बर्तन भी नीचे गिरा था। उसने उसे उठाया। गांव वालों की किसी भी उसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। सभी लोग कुछ नहीं कह के वहां से चले गए। लेकिन सुमित्रा को तो लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे। वापस वो पानी भरती और तेजी से अपने घर चली जाती। घर पहुंचने के बाद भी उसे एहसास था कि वहां पर कुछ हुआ है, लेकिन लोग मुझे बता नहीं रहे। उसके बाद वो पूरी रात ठीक से गुजरी। अगले दिन एक रोज वो किचन में खाना बना रही थी। बच्चे को सास के पास रखा था। सास ससुर घर के ही दूसरे रूम में थे। पति काम से बाहर शहर गए हुए। खाना बनाते बनाते अचानक सास के कानों में आवाज आई, कुछ कटकटाने की और जोर जोर से किसी की सांस लेने की। वो इधर उधर देखते हुए किचन में पहुंचे। जब वो गई तो सास आगे का दृश्य देखकर घबरा गई। जो सुमित्रा थी वो वैसे ही जैसे 4-5 दिन पहले हुआ था। इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर थे, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई। आंखों के बीबे जैसे गोल गोल घूम रहे थे। जोर जोर से सांस लेने की आवाज और दांत एक दूसरे पर जोर जोर से घस रही थी। सास उसका ये रूप देखकर घबराने लगी, उसे आवाज देने लगी,
लेकिन सुमित्रा को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। और कुछ करीब 10 मिनट के बाद वो होश में आई। तब तक ससुर और आजू बाजू वाले पड़ोसी भी आए, लेकिन फिर भी सुमित्रा होश में नहीं थी। उसके बाद उसके हाथ नीचे गिरे और वो देखती तो इतनी भीड़ उसके घर में थी। उसने पूछा, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सास ने पूछा, कुछ हुआ था क्या तुम्हें? तो उसने बोला, नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। सास ने भी उसे कुछ नहीं बोला। सुमित्रा का रूप इतना भयानक था कि सास भी डरी हुई थी। वो वहाँ से चली गई। उसने खाना बनाया, फिर अपने बच्चे को देखा, उसे गोद उठाया। उसके बाद घर वालों ने उसके पति को इन्फॉर्म किया। पति भी आया। घर वालों ने पूरी हकीकत पति को बताई। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही अच्छे से गुजरे और एक दिन फिर वही हरकत हुई। उसके हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई, वही दांत कटकटाने की आवाज़, सांस फूली हुई और आंखें जैसे गोल गोल घूम रही थी। उसके पति ने पहली बार अपनी पत्नी को इस हालत में देखा था। वो भी घबरा गया। उसके बाद उसके पति ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने सब देखा और वो तो नॉर्मल है ये बताकर चले गए। अब तक ये बात सुमित्रा को भी पता चल गई थी। पहली बार कुएं पर, फिर घर पर और अब फिर तो वो भी बेचैन थी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। लोग भूत, प्रेत, डायन की कहानी बताने लगे। अगले 5 महीने तक ये सुमित्रा को दौरा पड़ रहा था। पति ने भी शहर जाना छोड़ दिया क्योंकि सुमित्रा के साथ ससुर की भी उम्र हो गई और हालात भी ठीक नहीं थे। क्या पता क्या हो जाए, और ऊपर से बच्चा भी था। सुमित्रा ऐसे दौर में बच्चों को कुछ कर ना ले ये भी डर था। उसके बाद से सुमित्रा खुद बच्चे से दूरी बनाने लगी। जब कोई आसपास रहता तभी बच्चों को लेके बैठती, वरना बच्चों को किसी और को संभालने देती। धीरे धीरे वक्त बीता। 16 जुलाई 1985 को अपने घर पर सुमित्रा थी। दोपहर का वक्त था। सब लोग खाना खाकर बैठे थे। सुमित्रा अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर उसने बच्चों को नीचे रखा और कुछ ही देर में वो उस रूप में आ गई। वही हाथ ऊपर, वो दांत कटकटाने की आवाज और स्टैचू बन के खड़ी रही और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही है। अब तक तो पूरे गांव को पता लग गया था कि सुमित्रा को ऐसा दौरा पड़ता था। लोग मजे से देखने भी आते थे। बच्चों को सुमित्रा के नाम से डराते थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सी चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। वो बीच में कुछ तो बोल रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके एक लाइन बोली। वो लाइन सुन के सब लोग हैरान हुए। वो बोली, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। मतलब 19 जुलाई 1985 को। इतना कहकर सुमित्रा अपने नॉर्मल रूप में आ गई। फिर से वही सुमित्रा, पति, सास ससुर की सेवा करने वाली, बेटे को प्यार करने वाली। लेकिन इस वक्त जो उसने बोला था वो बहुत ही अजीब था। पर सुमित्रा को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। सब घर वाले हैरान थे। अब आगे क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त तो पूरे गांव वालों ने भी सुना था। ऐसे कैसे कोई अपने ही मौत की भविष्यवाणी कर सकता है। पूरा घर परेशान बैठा था। पति ने सुमित्रा से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, तुमने क्या बोला था? सुमित्रा बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब पति ने उसे पूरी बात बताई। ये सुनकर तो सुमित्रा भी परेशान हो गई। उसके दिमाग में तो ये बात बैठ ही गई। लेकिन अगले 3 दिन सुमित्रा एकदम नॉर्मल रही। 19 जुलाई 1985 का दिन था। उस दिन दोपहर हो गई। सुमित्रा एकदम ठीक थी। उस दिन उसने तय किया था कि वो उस दिन कुछ ऐसे काम नहीं करेगी जिससे एक्सीडेंट होकर उसकी जान को खतरा हो सकता है। ना वो पानी लेने कुएं पे जाएगी, ना चूल्हे पे खाना पकाएगी और ना जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएगी। कुछ नहीं करेगी, बस आराम करेगी। दोपहर से शाम हुई, लेकिन सुमित्रा एकदम ठीक। शाम के वक्त घर में बैठे बैठे उसे घुटन सी महसूस हुई। उसे लगा चलो शाम की थोड़ी हवा ले लेते हैं। इसलिए वह दरवाजे में खड़ी होकर हवा ले रही थी और तभी वहाँ रास्ते से उसकी एक दोस्त जा रही थी। उसे भी सुमित्रा के ये 3 दिन वाली भविष्यवाणी के बारे में पता था। सुमित्रा ने अपने दोस्त को आवाज दी। अब वो उससे बात करने लगी। दरवाजे के बाहर निकली और उसके पास जाकर बात करने लगी। दोनों एकदम हंस हंस के बात करते थे। दोस्त ने कहा, तुम तो एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम तो हट्टी कट्टी दिख रहे हो। और सुमित्रा ने भी कहा, हाँ वो तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा।
मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे बेटे की वजह से मैं एकदम खुश हूँ। और बात करते करते सुमित्रा को अचानक कुछ हो जाता है और वो मूर्ति की तरह एक जगह शांत हो जाती है। दोस्त बात कर रही होती है लेकिन सुमित्रा कोई जवाब नहीं दे रही है। ये देखकर उसने सुमित्रा को छू कर देखा तो एकदम शांत हो गई थी। सुमित्रा की दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसकी चीख सुनकर घर में बैठे उसके सास ससुर और पति भागते हुए वहां आते। जब देखते तो सुमित्रा एक जगह मूर्ति बनकर खड़ी थी। उसे वहां से लेकर अंदर जाते हैं। वैद्य जी को भी बुलाया जाता है। वैद्य जी आकर सुमित्रा को देखकर बोले, इसकी तो मौत हो चुकी है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि सुमित्रा की भविष्यवाणी सच हो गई थी। 16 जुलाई को उसने कहा था मैं 19 जुलाई यानी 3 दिन बाद मर जाऊंगी, और वही भविष्यवाणी सच हो गई थी। घर में अब रोना शुरू हो गया था। पूरे गांव को उसकी भविष्यवाणी और मौत के बारे में पता चला था। कुछ लोग डर कर घर में बैठे थे, कुछ लोग देखने आए थे। पूरे घर में बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। वैद्य जी चले गए। सभी महिलाएं सुमित्रा के पास बैठकर उसका श्रृंगार कर रही थी क्योंकि सुमित्रा सुहागन थी। कुछ उसे तेल लगा रही थी, कोई उसे कुमकुम लगा रहा था। उस वक्त गांव में शमशान घाट भी नहीं था। नदी किनारे कहीं भी जहां जगह मिले वहां लकड़ियां जमा करके भटजी को बुलाकर अंतिम संस्कार कर देते थे। श्रृंगार करते करते 45 मिनट हो गए और अचानक एक महिला चिल्लाकर घर से बाहर दौड़ी चली आती है। उसके बाद और एक आती है और बाकी सभी अंदर की महिलाएं चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागती है। सब पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो डरी हुई महिलाएं बताने लगती है कि सुमित्रा ने आंखें खोल दी और उसकी दिल की धड़कन भी चालू है। ये बात सुनकर कोई वैद्य जी को लेने गया। उसका पति खुशी से रोने लगा। जैसे ही वैद्य जी आए उन्होंने उसको देखा। उसकी आंखें, उसकी दिल की धड़कन सब ठीक था। उन्होंने बाहर आकर कहा कि सुमित्रा जिंदा है, ये तो भगवान का चमत्कार ही हो सकता है। अब मातन की कोई तैयारी मत करो। पति खुश होकर सुमित्रा को गले लगाता है, पर सुमित्रा कुछ अलग ही बदली बदली सी थी। उसने उसके पति को धक्का मारकर बाजू किया और बोली, पराई औरत को कैसे गले लगाते हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। पति ये सुनकर चौंक जाता है कि ये क्या कह रही है। सास ससुर को भी उसने पहचानने से इनकार कर दिया। किसी भी गाँव वालों को उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अब सब बोले कि उसके बेटे को उसके सामने लाओ। सदा अपने बेटे को वो सीने से लगा कर रखती थी। एक माँ अपने बेटे को जरूर पहचान लेगी। उसने अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने उसे आराम करने दो, शायद वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई होगी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सब्र रखो और उससे दूर रहो। ये बोल के वैद्य वहाँ से चले गए। बाकी गांव वाले भी चले गए। उस दिन से सुमित्रा किसी से बात नहीं करती थी, अपने बच्चे को भी नहीं देखती थी और अपने पास भी किसी को आने नहीं देती थी। ऐसे 3 महीने बीत गए, लेकिन सुमित्रा की कुछ भी याद नहीं आ रहा था। पर उस 3 महीने में सुमित्रा रोज खत लिखती थी और अपने पति को उसे पोस्ट करने के लिए कहती। पति भी रोज खत पोस्ट करता था। जगदीश अनपढ़ था, इसलिए उसे भी कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। वैसे सुमित्रा भी अनपढ़ थी, उसे तो शुद्ध हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती थी। और अचानक ये बदलाव देख सब हैरान थे। एक दिन अचानक एक आदमी उस गांव में आकर वहाँ के लोगों से किसी औरत के बारे में पूछने लगा। ऐसी कोई महिला इस गांव में है जिसका बर्ताव कुछ अलग है, कुछ अजीब है। गांव के लोगों को भी लगा कि ये बात तो बहुत फैली थी, इसलिए बाहरी लोग भी जानते होंगे। और उन्होंने उस आदमी को सुमित्रा का घर दिखा दिया। वो आदमी सुमित्रा के घर आया। तब उसका पति उससे बातचीत कर रहा था कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, आपका क्या काम है सुमित्रा से। जब उसने कहा मैं रामसिया त्रिपाठी हूँ और दिबियापुर गांव से आया हूँ। दिबियापुर गांव सफीपुरा गांव से 80 किलोमीटर दूर था और मैं एक लेक्चरर हूँ। उसका नाम सुनते ही अंदर बैठी सुमित्रा भागते हुए बाहर आती है और जैसे ही रामसिया त्रिपाठी को देखती उसके गले पड़ती है। खुद रामसिया त्रिपाठी भी उसे अपने से दूर कर रहे थे। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बड़े मुश्किल से रामसिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को दूर किया और बोला, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। सुमित्रा बोलती, आप मेरे पापा हैं और लेटर मैं ही भेज रही थी। अब ये सुन के रामसिया त्रिपाठी को लगता है ये क्या है। वो कहते हैं, नहीं मेरी बेटी तो तुमसे बहुत अलग है। उसने कहा, पापा मैं आपकी ही बेटी हूँ और मैं सुमित्रा नहीं, मैं आपकी शिवा हूँ। शिवा रामसिया त्रिपाठी के बेटी का नाम था। उसने कहा, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ, आपकी बेटी। अब रामसिया त्रिपाठी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित्रा के पति, सास और ससुर भी देखते रह गए, ये क्या हो रहा है, अब आगे क्या।
यही सवाल सबके मन में चल रहा था। रामसिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर आए थे। वो बैठे और सुमित्रा, जो खुद को शिवा समझ रही, उसको भी सामने बिठाया। बोला, तुमने वो लेटर लिखा था? उसने कहा, हाँ मैंने लिखा था। और बोला कि पापा, आप मेरे हैंडराइटिंग नहीं पहचान रहे हो? रामसिया त्रिपाठी भी थोड़े विचार करने लगे कि कुछ चीज़ें छोड़ दी तो हुबहू शिवा जैसी हैंडराइटिंग है। फिर उन्होंने कुछ और जांच पड़ताल के लिए उसे कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, तुम वो पहचानो। तब उन्होंने वो ब्रीफकेस खोला। उसमें एक एल्बम था। उस एल्बम में 12 से 15 तक तस्वीरें थी। वो एल्बम उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी के शादी का एल्बम था। उन्होंने एल्बम खोला और बोला कि बताओ ये कौन कौन है। उसने रामसिया त्रिपाठी, जो सामने बैठे थे, उन्हें कहा कि आप मेरे पापा हैं। उनका फोटो भी एल्बम में था। एक औरत को देखकर बोला, ये मेरी माँ है। एक को देखकर कहा, ये मेरा भाई है। एक आदमी को देखकर कहा, ये छेदी लाल है, यानी मेरा पति। उसको और एक तस्वीर दिखाई। उसने कहा, ये मेरे 2 बच्चे हैं, रिंकू और टिंकू। ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है, ये मेरा देवर है। लेकिन एक औरत की तस्वीर पर आकर वो रुक गई और चुप हो गई। रामसिया त्रिपाठी ने कहा, सब फोटो तो तूने सही से पहचाने हैं, अब ये आखिरी तस्वीर है, इस पर क्यों चुप हो गई? पर सुमित्रा घबराई हुई उस फोटो पर उंगली रखी थी और चुप थी। रामसिया जी ने बोला, बताओ ये कौन है? बड़े मुश्किल से डर कर सुमित्रा कहती है, ये मेरी ननंद है और इसी ननंद ने मुझे सर पर पत्थर मारकर 19 जुलाई 1985 को मेरा कत्ल किया था। जैसे ही उसने ये कहा, रामसिया त्रिपाठी खड़े हुए और शिवा को गले लगाया और रोने लगे और कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा और बताया ये सब सच है। जब रामसिया त्रिपाठी चुप हुए तब बाकी तो सब आश्चर्य से देख रहे थे। उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये सुमित्रा है और शिवा है, ये रामसिया त्रिपाठी कौन है? उसकी शादी पहले हो चुकी है, उसके 2 बेटे हैं और ये पति भी है। ये सब क्या है? कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था। तब रामसिया त्रिपाठी ने कहानी सुनाई। 24 अक्टूबर 1962 को शिवा, मेरी बेटी का, मेरे घर में जन्म हुआ था। दिबियापुर गांव इटावा जिले में। सफीपुरा और दिबियापुर दोनों में 80 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन शिवा और सुमित्रा एक दूसरे को बिल्कुल जानती नहीं थी, क्योंकि शिवा एक ब्राह्मण परिवार से थी और सुमित्रा एक ठाकुर परिवार से। रामसिया त्रिपाठी खुद एक कॉलेज में लेक्चरर थे। घर में पढ़ाई का माहौल था। उस जमाने में उन्होंने शिवा को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया था। जब शिवा 18 साल की हुई तब 1981 में उन्होंने उसकी शादी छेदीलाल से की। शादी के 5 साल के अंदर ही उसने 2 बेटों को जन्म दिया था, रिंकू और टिंकू। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। उसका कारण था, छेदीलाल के घर में शिवा जितना कोई भी पढ़ा हुआ नहीं था। शिवा ग्रेजुएट थी और बाकी 12वीं पास थे। तो एक बहू पूरे खानदान में ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ये बात चुभती थी। और शिवा के घर के हालात भी अच्छे थे। पिता लेक्चरर थे तो उसके ससुराल वाले उससे मायके से पैसे लाने के लिए बोलते थे और उसकी ननद भी घर पर थी रहती थी, तो लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता था। 18 जुलाई 1985 को अचानक घर पर शिवा के एक अंकल ने खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली। वो रेलवे के नीचे आकर मर गई। ये बात सुनकर उसके घर वाले यानी मायके वाले भागते हुए निकले। रामसिया त्रिपाठी कुछ काम से शहर गए हुए थे। वहां जाकर देखा तो शिवा की बॉडी रेलवे ट्रैक में बीचों बीच रखी हुई है। कोई भी बॉडी का पार्ट ट्रेन से कटा हुआ नहीं था, पर सर पर एक गहरी चोट आई हुई थी। ससुराल वालों ने तो यही कहा कि घर में झगड़ा हुआ था, उसके बाद शिवा ने आत्महत्या कर ली। शिवा के पिता रामसिया उनका इंतजार किए बिना ही शिवा की लाश का अंतिम संस्कार किया गया। और इधर सफीपुरा में सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई को की थी। 80 किलोमीटर में 2 मौतें हुई थी। शिवा का पोस्टमार्टम भी किया था। बाद में उसके घर वालों को शक होने लगा। तब उन्होंने कुछ छानबीन की तो उन्हें यह पता चला कि शिवा की लाश को ससुराल वाले 18 जुलाई की रात रेलवे ट्रैक पर छोड़ कर गए थे। इसी के बाद ससुराल वालों पर पुलिस स्टेशन में तकरार की। शिवा के हस्बैंड और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ सबूत नहीं था, इसलिए वो जल्द ही जेल से बाहर आ गए। सास और ननद तो फरार थे। ये पूरी कहानी रामसिया त्रिपाठी सुना रहे थे। शिवा की मौत के बाद
ठीक 24 घंटे में सुमित्रा की मौत हुई थी और सुमित्रा एकदम अनपढ़ थी और शिवा ग्रेजुएट। अब जो सुमित्रा थी वो शिवा की तरह इंग्लिश में बात कर रही थी। अब तो खुलासा हो गया था कि सुमित्रा ही शिवा है। अब शिवा ने कहा, पापा मैं आपके साथ चलूंगी। राम सिया जी भी उसे अपने साथ लेकर आए। वो अपने दोनों बेटों से मिली, पर उसको एक ख्याल आया कि जगदीश सिंह जो सुमित्रा का पति था वो उसे बहुत मानता था, उसे प्यार करता था। तो उसने वहां जाकर रहने का सोचा और अपने तीनों बेटों पति के साथ वो रहने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।